नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक क्षेत्र के एक सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, सामान्य सी समझ की बात कर रहे हैं। अक्सर आपने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद एक वाक्य, एक लाइन जरूर सुनी होगी, अक्सर सुनी होगी कि फलाने कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है, फलाना कैंडिडेट जो है वो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा सका, इसकी ज़मानत जब्त हो गई है, उसकी ज़मानत जब्त हो गई है। तो आखिर चुनावों में ये ज़मानत जब्त होना होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे चुनावों में जमानत जब्त होना। चुनाव में जमानत जब्त होना आखिर होता क्या है, इसका क्या अभिप्राय, क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो चुनाव किसी भी पद के, किसी भी स्तर के हों, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रत्याशी को चुनाव आयोग के दफ्तर में, चुनाव ऑफिस में, या फिर कुछ मामलों में कहें कि जो जिलाधिकारी हैं उनके पास अपना नामांकन दर्ज करना होता है, अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हों, या फिर वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हों, इन चुनावों में अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय, अपना जो है नामांकन भरते समय किसी भी कैंडिडेट को एक निश्चित राशि, एक निश्चित अमाउंट जो है वो जमानत राशि के तौर पर चुनाव अधिकारी को, या फिर जो भी संबंधित जो अधिकारी जिसके पास कोई भी कैंडिडेट अपना नामांकन दर्ज करा रहा है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है, उस फॉर्म के साथ एक निश्चित राशि जो कि चुनाव आयोग तय करता है, वो राशि जमा करनी होती है। इसी राशि को, इसी अमाउंट को जो है जो कह सकते हैं कि जमानत राशि कहा जाता है, जमानत का अमाउंट कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम जमानत राशि की बात करें, अगर हम जमानत राशि की बात करें तो ये हर पद के लिए अलग अलग होती है। किस तरह होती है, थोड़ी सी नज़र इस चीज़ पर भी डाल लें कि देखिए, सबसे पहले अगर हम ऊपर से नीचे के क्रम में देखें, मतलब हायर से लोअर की तरफ देखें, तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति की पद की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए जो जमानत राशि है वो कितनी होती है, ये होती है 15,000 रुपये। अभी वर्तमान में 15,000 रुपये राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि है। ये जो 15,000 रुपये है, यहाँ एसटी और एससी वाला या जो रिजर्वेशन वाला फंडा है वो कुछ नहीं है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, एससी, एसटी या जनरल से हो, उसे 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ चुनाव अधिकारी के पास जमा करानी होती है। अगर इससे नीचे हम आते हैं तो बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा के जो चुनाव हैं, यानी कि जिन चुनावों में सांसद चुने जाते हैं, लोकसभा के एमपी चुने जाते हैं, और इन एमपीओं से ही आगे चलकर प्रधानमंत्री का चयन होता है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लोकसभा पद के लिए जो जमानत राशि है, इस पद पर खड़ा होने के लिए जो जमानत का जो अमाउंट है वो 25,000 रुपये है, वो है 25,000 रुपये। लेकिन यहाँ एक खास बात जो है वो ये कि यहाँ एसटी और एससी कैटेगरी के लिए ये अमाउंट जो है वो 12,500 रुपये, यानी कि आधा है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे, जनरल कैटेगरी के जो भी प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों को लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, प्रत्याशित्व दर्ज करने के लिए, उम्मीदवारी दर्ज करने के लिए 25,000 रुपये की जमानत राशि है। जबकि जो एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जनजातियाँ और जातियाँ हैं, उन जनजाति या जाति के जो भी कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे, उन्हें 12,500 रुपये की जो राशि है वो जमानत के तौर पर चुनाव अधिकारी के पास जमा करनी होगी। तीसरे स्तर की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो देखिए, विधानसभा चुनाव यानी जिन चुनावों से विधायक चुने जाते हैं, हर राज्य में एमएलए चुने जाते हैं, और ये फिर एमएलए जो भी दल का जो नेता होता है
विधायक दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है। तो इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जो देय राशि है जमानत राशि के तौर पर वो 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये की राशि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को अपने चुनाव अधिकारी के पास जमानत राशि जमा करनी होती है। और जैसा कि लोकसभा चुनाव में एससी और एसटी को इसमें छूट दी गई थी, वैसे ही यहाँ पर जो एससी और एसटी कैटेगरी हैं उनके लिए ये जमानत राशि है वो 5,000 रुपये है, यानी सीधी सीधी आधी राशि है। तो राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसके बाद अगर हम आते हैं निकाय चुनावों की बात करें या फिर हम ग्राम पंचायत पद के चुनाव की बात करें, तो देखिए निकाय चुनाव और जो हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, इन चुनावों में ये राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है या फिर चुनाव आयोग द्वारा हर चुनाव में अलग अलग राशि तय की जा सकती है। जैसे हम यूपी के चुनाव की बात करें तो यूपी के चुनावों में, निकाय चुनावों में जो अपर अधिकारी है यानी कि नगर निगम जो अध्यक्ष के चुनाव जो व्यक्ति लड़ेगा उसके लिए ये राशि जो है सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए 8,000 रुपये है। अगर कोई व्यक्ति जो है जिला अधिकारी के तौर पर चुना जाना चाहता है उस पद के लिए ये राशि 4,000 है। और अगर हम ग्राम पंचायत चुनाव जो कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में यूपी में हुए हैं, इन चुनावों में ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो ये राशि थी वो राशि थी मात्र 500 रुपये। 500 रुपये जमानत राशि के तौर पर किसी भी ग्राम प्रधान के तौर पर खड़े होने के लिए प्रत्याशी को चुनाव अधिकारी के पास जमा करानी होती है। तो इसी तरह एक नज़र हमने डाली कि किस तरह से भारत में जमानत राशि के तौर पर किस पद के चुनाव के लिए कितनी राशि एक उम्मीदवार को, एक प्रत्याशी को देनी होती है, चुनाव अधिकारी को या फिर जो भी जो है उस समय जो है जिसके पास भी अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो है मूल मुद्दे पर, हम आते हैं अपने जो है असल मुद्दे पर आते हैं कि जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है। जमानत राशि की बात तो हमने कर ली, जमानत राशि कितनी होती है किस पद के लिए ये भी जान लिया। अब जमानत जब्त होने का क्या अभिप्राय है, जमानत जब्त होने का क्या अर्थ है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जमानत जब्त होने का मतलब ये होता है जब्त होने का जो मतलब होता है वो ये कि किसी भी सीट पर जो खड़े प्रत्याशी हैं, अब हम मान लेते हैं कि एक विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनावों में हमारी जो विधानसभा सीट है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से 5 प्रत्याशी, 5 जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव में खड़े हैं। होता ये है कि किसी भी सीट पर, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो, उस सीट पर खड़े हुए सभी प्रत्याशियों को कुल डाली गई वोट में, यानी जो है जितनी वोट डाली गई हैं, डाली गई वोट का 1/6 1/6 वोट मिलनी अनिवार्य है। यानी मान लेते हैं कि हमारी बदरपुर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव हैं और इस विधानसभा से 8, 10, 5 जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, सभी प्रत्याशियों को कुल डाली गई वोटों, टोटल कैंडिडेट वोटर्स कितने हैं इस बात से मतलब नहीं है, कुल डाली गई वोटों का जो है 1/6 जो भाग है उतनी वोटें मिलना अनिवार्य है। अगर कोई कैंडिडेट कुल डाली गई वोटों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है, 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई है। और ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को उसकी जमानत राशि वापस नहीं की जाती है, जबकि जो अन्य कैंडिडेट होंगे या जीता हुआ प्रत्याशी होगा उस व्यक्ति को उसकी जो जमानत राशि जो उसने नॉमिनेशन फॉर्म के समय जमा की थी वो वापस कर दी जाती है। जमानत जब्त होने का मतलब ये कि चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों, ऐसे कैंडिडेट्स की जमानत राशि अपने पास रख लेता है, उसे वापस नहीं करता जो भी कैंडिडेट्स कुल डाली गई वोट का 1/6 यानी 1/6 भाग जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कि 1/6 जो भाग है उसको अगर हम देखें, थोड़ा सा समझें आसान भाषा में, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। हम मान लेते हैं कि बदरपुर विधानसभा में जो है इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो है कुल जो डाली गई वोट्स हैं वो कितनी 6,000 हैं। टोटल पूरी बदरपुर विधानसभा से 6,000 वोट डाली गई। अब 6,000 वोट का जो 1/6 होगा वो कितना होगा, अगर हम 6,000 वोट का 1/6 निकालें तो कितना होगा, ये होगा कितना 1,000। यानी हम 6,000 वोट को 6 भागों में बांट दें, 6 से डिवाइड कर दें तो एक भाग कितना होगा 1,000। यानी कि यहाँ से बदरपुर विधानसभा से जितने भी उम्मीदवार
जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उस हर प्रत्याशी को कुल डाली गई वोटों यानी 6000 में से कम 1000 वोट मिलनी चाहिए। अगर जितने भी ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको 1000 भी वोट नहीं मिली होंगी वो सभी अपनी जमानत खो बैठेंगे, उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नॉमिनेशन के समय पर जो 10,000 रुपये का अमाउंट चुनाव आयोग के पास जमा कराया है वो उन्हें वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जमानत जब्त हो जाना। अब हम बात थोड़ी सी ये भी कर लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई है तो उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या हो, उनके साथ क्या होगा या किस व्यक्ति को उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। इसकी कई सारी सूरतें हैं। पहली जो सूरत है, पहली जो स्थिति है वो ये कि देखिए जिसकी जमानत राशि वापस प्राप्त करेगा चुनाव आयोग, उन लोगों में जो पहला व्यक्ति है वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो चुनाव जीत गया है। चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को बेशक 1/6 वोट्स ना मिली हों, यानी वोट ही इतनी पड़ी हैं कि भाई बाकी सभी लोग इतने सारे से कैंडिडेट हैं कि जो चुनाव जीतने वाला व्यक्ति है उसे 1/6 वोट्स नहीं पड़ी हैं, तब भी क्या होगा, उसे उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। यानी जीतने वाले व्यक्ति को हर हालत में उसकी जमानत राशि वापस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी प्रत्याशी का, अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा या उसने चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस ले लिया है, अपना नॉमिनेशन जो है विड्रॉ कर लिया है, ऐसी स्थिति में भी चुनाव आयोग उस व्यक्ति का जो भी जमानत राशि है वो उसे वापस कर देगा। पहली चीज़ जीतने वाले व्यक्ति को, और दूसरी बात कि जो व्यक्ति अपना नामांकन वापस ले रहा है चुनाव से पहले या फिर जिस व्यक्ति को जो है उसका नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है, इस व्यक्ति का भी जो जमानत राशि है वो वापस कर दी जाएगी। तीसरी चीज़ क्या होगी कि अगर चुनाव होने से पहले किसी प्रत्याशी, किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, उसका निधन हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी चुनाव आयोग उसके परिजनों को, जो नॉमिनी है उस व्यक्ति को जमानत राशि वापस कर देगा। जो तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि किन किन लोगों को चुनाव आयोग जमानत राशि वापस करता है और किसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस सब पर छोटी सी एक सामान्य सी जानकारी, सामान्य से ज्ञान, जो कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते, भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली का हिस्सा होने के नाते हर सामान्य व्यक्ति को, हर नागरिक को पता हो। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस छोटे से विषय पर चर्चा की है। इस पर हमने छोटी सी बात की है और इस उद्देश्य के साथ कि आप इससे जानेंगे और एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक मतदाता या फिर उम्मीदवार बनेंगे। हम इसी तरह के जो टॉपिक हैं सामान्य राजनीतिक ज्ञान के नाम से लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।